गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल ज्योग्राफी विद मुनीस नैन पर। तो जैसा कि हम 11th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं, तो उसके 4 पार्ट हो चुके हैं। आइए आज 5वें पार्ट की स्टडी करते हैं। तो जैसे कि हमने जो 4th पार्ट के एंड में किया था, वो हमने स्टडी किया था कि अप्रोचेज टू दी स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी को जो अध्ययन करने के जो उपागम या विधियाँ या तरीके कौन कौन सी हैं। तो इसके अंतर्गत हमने 2 की स्टडी की थी। पहली थी आपकी विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम, सिस्टमैटिक अप्रोच, और दूसरी की स्टडी की थी प्रादेशिक उपागम, रीजनल अप्रोच। तो जो आपकी सिस्टमैटिक अप्रोच थी, इसका विकास किया था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने। जो रीजनल अप्रोच थी, इसका किया था कार्ल रिटर ने। तो इन दोनों की हम स्टडी कर चुके हैं। कि जो सिस्टमैटिक थी उसमें क्या था कि विश्व स्तर पर किसी भी एक टॉपिक की स्टडी की जाती थी, उसके बाद उसका क्षेत्रीय वर्गीकरण किया जाता था। जैसे हमने देखा था कि जैसे विश्व की वनस्पति ले, तो पहले इस पूरे विश्व की वनस्पतियां देखी गई, कहाँ कहाँ कौन कौन सी है, फिर उन एक जैसी विशेषता वालों को अलग अलग कैटेगरी में शामिल किया गया था। तो दूसरी थी हमारी जो रीजनल अप्रोच थी, प्रादेशिक उपागम था। इसमें क्या किया था, हमने पूरे विश्व को अलग अलग स्तर के प्रदेशों में बांट लिया था। ये प्राकृतिक थे, राजनीतिक थे, नामित प्रदेश हो सकते थे। तो फिर क्या हमने इनमें से कोई भी एक रीजन लिया था, एक प्रदेश लिया, उस रीजन के सभी जो भी टॉपिक थे, वहाँ जो एलिमेंट थे, उन सभी की एक साथ स्टडी की थी। जो आपकी सिस्टमैटिक थी उसमें सिर्फ एक टॉपिक लिया था। जो रीजनल है उसमें एक एरिया में जितने भी सारे तथ्य पाए जाते हैं उन सभी की स्टडी, जैसे वहाँ की कृषि, मृदा, जलवायु, लोग, परिवहन, संचार, संसाधन, आर्थिक क्रियाएं आदि वगैरह, इन सभी की एक साथ स्टडी की जाती है। तो आगे जब आप भूगोल की स्टडी करेंगे तो इन्हीं 2 विधियों या इन्हीं 2 अप्रोचेज के बेस पर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि जो विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल को आगे कितने भागों में बांटा जाता है। तो जो भूगोल की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं आपकी। जो फर्स्ट है आपकी वो है भौतिक भूगोल, और सेकंड है आपकी मानव भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मेनली ये दोनों ही ब्रांच आपकी ज्योग्राफी की है। जो 11th क्लास की बुक है आप उसमें पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, जो 12th क्लास में है वो आएगी आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आइए शुरू करते हैं आज फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। तो फिजिकल ज्योग्राफी या कह सकते हैं कि प्राकृतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि भूगोल की वह शाखा जिसमें पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। कि पृथ्वी तल पर जो प्रकृति द्वारा बनाए गए जो भी तत्व हैं, प्रकृति द्वारा निर्माण किए गए जो भी तत्व हैं, उन सभी की जहाँ स्टडी की जाती है वही है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें क्या क्या स्टडी की जाती है, जैसे भूआकार हो गए, आपके अलग अलग आकृतियाँ मिलती हैं, जो चट्टानें हैं, नदियाँ बह रही हैं, जो जलवायु हो गई आपकी, जो प्राकृतिक वनस्पति हो गई, जो मृदा हो गई, जीव जंतु, खनिज इत्यादि। तो ये सारे के सारे क्या है, ये आपके नेचुरल एलिमेंट हैं, प्राकृतिक तत्व हैं सारे के सारे। तो जो प्राकृतिक तत्वों का निर्माण है, जो प्राकृतिक तत्वों का निर्माण प्रकृति द्वारा किया जाता है, इनके निर्माण में मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं होता है। तो ये सारे के सारे जो तत्व हैं ये किससे मिलकर बने हैं, जो पृथ्वी के मुख्यतः 4 स्फीयर हैं, 4 मंडल हैं। आप कह सकते हो 4 मंडलों में से ही ये सारे के सारे तत्व मिलकर बने हैं। तो जानते हैं 4 स्फीयर कौन कौन से हैं आपके। तो सबसे पहला है आपका, वो है आपका लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। उसके बाद सेकंड आएगा आपका हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। थर्ड है आपका एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। और इन तीनों का मिक्सचर जहाँ पर होता है, तो इन तीनों के मिक्सचर से एक नया जो स्फीयर बनता है वो है आपका बायोस्फीयर, जीवमंडल। तो आपकी जो फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है, उसके अंतर्गत इन्हीं 4 जो स्फीयर हैं, मंडल हैं, इनकी स्टडी की जाती है। इन्हीं चारों का अध्ययन किया जाएगा। और 11th क्लास की जो बुक है उसमें आपकी 3rd, 4th, 5th और 6th यूनिट इन्हीं चारों के बारे में है। जो 3rd यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे आपका जो लिथोस्फीयर के बारे में। जो 4th यूनिट है उसमें पढ़ेंगे हम अब हमारे
एटमॉस्फेयर के बारे में। जो आपकी 5th यूनिट है उसके में पढ़ेंगे हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में, और जो 6th यूनिट है उसमें पढ़ेंगे हम आपके बायोस्फीयर के बारे में। तो इन्हीं चारों का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल से। अगर आपको इन्हीं चारों के बारे में पता चल गया तो आपको जो भौतिक भूगोल की शाखाओं का भी अध्ययन हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर स्थलमंडल क्या होता है, इसमें क्या क्या स्टडी की जाती है। तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी ठोस भाग हैं आपके, आप कह सकते हो जितने भी स्थल रूप हैं, जैसे कहीं पर्वत है, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, इनकी स्टडी की जाएगी। उसके बाद इन जो बड़े ये स्थल रूप हैं, इनके ऊपर कुछ छोटे स्थल रूपों का निर्माण भी होता है, उनकी स्टडी भी हम इसी के अंतर्गत करते हैं। और क्या क्या स्टडी करेंगे, जो हमारी भूगर्भ की रचना, जो चट्टानें पाई जाती हैं उनकी स्टडी करेंगे। चट्टानों के प्रकार अलग अलग देखोगे, कहीं पर आपको इग्नियस मिलेगी, कहीं पर सेडिमेंट्री मिलेगी, कहीं पर मेटामॉर्फिक, आग्नेय अवसादी कायांतरी चट्टानें। उसके बाद उनके अलग अलग गुणों की स्टडी की जाएगी। इंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स मिलेंगी, अंतर्जात बहिर्जात बल, वो भी यहीं इसी में काम करते हैं आपके। उसके बाद जो अर्थ का स्ट्रक्चर है कि अर्थ अलग अलग लेयर में है आपकी, जैसे हम बांट देते हैं कि ऊपर वाली क्रस्ट, मेंटल, कोर, आगे फिर इनको सब पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इन्हीं के कुछ के दूसरे नाम है जैसे सियाल, सीमा, नीफे, इनकी स्टडी की जाएगी। तो ये सारी की सारी स्टडी की जाती है आपके लिथोस्फीयर में। उसके बाद सेकंड है आपका हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। तो जलमंडल के अंतर्गत क्या स्टडी करेंगे कि पृथ्वी का समस्त जलीय भाग, पृथ्वी का समस्त जलीय भाग इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है आपका। तो इसके अंतर्गत हम जो सबसे अधिक जलीय भाग कहाँ है पृथ्वी पर, वो है आपके महासागर, वो है आपके महासागर। तो महासागरों की स्टडी इसमें की जाएगी। महासागरों की जो तल है कि महासागरीय नीतल है, जो डीप सी प्लेन एरिया है, वहाँ की स्टडी की जाएगी। वहाँ पर कौन कौन सी लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, कौन कौन सी आकृतियाँ बनी हुई हैं, उन सभी की स्टडी की जाएगी। महासागरीय निक्षेपों का अध्ययन किया जाएगा इसमें। उसके अलावा है जो आपके हैं महासागरों के जल का जैसे तापमान हो गया, वहाँ की लवणता हो गई, उसका घनत्व हो गया, उसका जल संचरण हो गया। वहाँ पर जो आपकी जैसे महासागर के पानी में जो भी मूवमेंट होती है, जैसे आपकी हो गई ज्वार भाटा हो गई, जो ओशन करंट्स हो गई, महासागरीय जो धाराएं चलती हैं, तो इन सभी की स्टडीज़ में की जाती है। जैसे वहाँ पर वाल भितियाँ, कोरल रीफ वगैरह बनते हैं, जिसे हमारा लक्षद्वीप जो द्वीप है, आइलैंड है, वो बना हुआ है। तो इन सभी की स्टडी हम करते हैं हाइड्रोस्फीयर में, कि पृथ्वी पर जो भी जलीय भाग पाया जाएगा उस सभी का अध्ययन किस में करेंगे, हाइड्रोस्फीयर में। जो भी आपकी झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, वो सारा का सारा इसी में शामिल है आपका। उसके बाद जो तीसरा है आपका, तीसरा है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो इसके अंतर्गत क्या क्या स्टडी करेंगे, तो एटमॉस्फेयर में सबसे पहले तो स्ट्रक्चर, वायुमंडल का संगठन देखेंगे। संगठन क्या है कि कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है, जैसे गैसें, जलवाष्प और धूलकण, इनकी स्टडी करेंगे। कौन कौन सी गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन, जियोन, ओजोन। तो इस तरह की सारी गैसों की स्टडी इसमें की जाएगी। जलवाष्प वाटर वेपर्स हैं कि जब सन से जो सोलर रेडिएशन आती हैं, सूर्य विकिरण आते हैं, तो आपका जो पानी गर्म हो जाता है और किस में चेंज हो जाता है, आपके वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, तो उसकी स्टडी। उसके बाद जो धूलकण पाए जाते हैं, जो धूलकण हैं इन्हें ही आर्द्रताग्राही नाभिक कहा जाता है, कि जो जलवाष्प हैं वो किसके चिपक जाते हैं, धूलकणों के चिपक जाते हैं, और उसके बाद ही उनमें संघनन हो पाता है और वर्षा हो पाती है। तो इस सभी की स्टडी करेंगे वायुमंडल के संगठन में। उसके बाद और क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर में वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे कि अलग अलग कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो इन सभी की स्टडी भी हम एटमॉस्फेयर के अंतर्गत करते हैं। और क्या स्टडी करेंगे, जो आपका मौसम और जलवायु के तत्व हैं, जैसे वायुदाब हो गया, तापमान, आर्द्रता, पवन, वर्षण, इन सभी की स्टडी आपके एटमॉस्फेयर के अंतर्गत की जाती है। तो जो आपका वायुदाब है, इसी के अंतर के कारण ही कि एक स्थान पर वायुदाब ज़्यादा है, एक पर कम है, इसी वजह से ही आपकी विंड चलना शुरू करती है। अगर पृथ्वी पर वायुदाब का अंतर न हो, सभी जगह एक जैसा वायुदाब है, तो हवा नहीं चलेगी।
तो ये स्टडी की जाएगी। जैसे वर्षण है, वर्षण के अंतर्गत सारा शामिल हो जाता है आपका, जल वर्षा हो गई, हिमपात हो गया, कोहरा, पाला, ओस, बादल, ये सारा का सारा वर्षण के अंतर्गत स्टडी किया जाता है आपका। उसके बाद इसी के अंतर्गत हम जलवायु के प्रकार, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन करेंगे। आप देखोगे कहीं पर उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कहीं पर शुष्क ड्राई क्लाइमेट पाई जाती है, कहीं पर आपको देखोगे कि मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, कहीं पर मेडिटेरियन क्लाइमेट मिलेगी, भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगी, कहीं पर कोल्ड क्लाइमेट पाई जाती है, कहीं पर पोलर क्लाइमेट पाई जाती है, ध्रुवीय, कहीं पर हाईलैंड क्लाइमेट पाई जाती है, उच्च भूमि। तो इन सभी की इकट्ठी स्टडी कहाँ की जाती है? एटमॉस्फेयर के अंतर्गत की जाती है। तो अब जब ये तीनों मिल जाते हैं, इन तीनों के मिलने से उत्पत्ति होती है आपके जीवन की, और वही आपका क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। तो जैवमंडल क्या है? कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन पाया जाता है, जैवमंडल या बायोस्फीयर कहलाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या स्टडी करेंगे? तो सभी प्रकार के जीव, जिसमें मनुष्य भी आ गए, आपके जंतु भी आ गए, वनस्पति, इन सभी की उत्पत्ति के बारे में, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ है, ये कहाँ निवास करते हैं, उनके जीवन चक्र को कौन कौन से जो दशाएं प्रभावित करती हैं, इनका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, इन सभी की स्टडी आप करते हो बायोस्फीयर में। तो अगर ये चारों आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांचेज हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं आप फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल की शाखाएं। तो जो आपकी भौतिक भूगोल है उसको मुख्यतः 4 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है आपका। तो फर्स्ट है आपका जो वो है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। सेकंड है आपका जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। थर्ड है आपका जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी। फोर्थ है आपका मृदा भूगोल, सोयल ज्योग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी ये आपका किससे रिलेटेड हो गया? ये हो गया आपका लिथोस्फीयर से, स्थल मंडल से। क्लाइमेटोलॉजी ये आपका रिलेटेड हो गया आपके एटमॉस्फेयर से। हाइड्रोलॉजी ये आपका रिलेटेड हो गया हाइड्रोस्फीयर, आपके जलमंडल से। जो सोयल ज्योग्राफी है इसकी स्टडी भी हम करते हैं लिथोस्फीयर के अंतर्गत ही आपकी। तो सबसे पहले जानते हैं जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। तो देखिए इसमें हम पृथ्वी पर पाए जाने वाली जितनी भी भू आकृतियाँ हैं उन सभी के, उनके विकास क्रम को, उन पर होने वाली अन्य क्रियाओं, इन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं? भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। कि जो भी भू आकृतियाँ पाई जाती हैं उनका विकास कैसे हुआ है, समय के साथ उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। जिस समय के साथ कुछ के तो क्या है ग्रोथ हो रही है, ऊपर जा रही है, और कुछ क्या है अपने ह्रास की ओर जा रही हैं, ख़त्म होते जा रही हैं। उसके बाद उनके ऊपर और कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनी है, किन किन रीजन की वजह से बनी है। तो इनमें आप पढ़ोगे जैसे इरोजनल, डिपोजिशनल की अपरदन और निक्षेपण से बनने वाली शटलाकृतियाँ भी शामिल हो जाएंगी। तो वो सारी की सारी स्टडी करेंगे हम भूआकृति विज्ञान में। उसके बाद सेकंड है हमारा क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। तो इसके अंतर्गत हम वायुमंडल का संगठन, उसकी संरचना, मौसम किसे कहेंगे, जलवायु, इनके तत्व कौन कौन से हैं, जो अभी पीछे अभी हमने स्टडी किया था। जलवायु के प्रकार कौन कौन से हैं, जलवायु प्रदेश कौन से हैं, तो इन सभी का अध्ययन किया जाता है आपका जलवायु विज्ञान में। थर्ड है आपका जल विज्ञान। तो इसके अंतर्गत जो समुद्रों में भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे आपके स्थल भाग पर जो आपका समुद्री भाग वो बिल्कुल प्लेन नहीं है नीचे से, जैसे स्थल भाग पर उच्चावच पाए जाते हैं, कहीं पर पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, खाइयाँ हैं, तो आपके समुद्रों के अंदर भी वही सारी शटलाकृतियाँ पाई जाती हैं। तो इन सभी की स्टडी हम हाइड्रोलॉजी या जल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। महासागरीय निक्षेप, महासागरीय नीतल के उच्चावचों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या अध्ययन करेंगे? जो जल के भौतिक लक्षण, जैसे तापमान, दाब, लवणता, घनत्व। लवणता मतलब कि खारापन, जो पानी में नमक की मात्रा होती है। गतिक लक्षण, जैसे समुद्री तरंगें चलती हैं, धाराएं, ज्वार भाटा आता है, जो सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आता है। तो इन सभी की स्टडी हम जल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तथा मानव पर, इन विभिन्न प्रकार मानव और अन्य जीवों पर जो आपका समुंदर है उनके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है।
कि जैसे आपकी जो ओशन करंट्स हैं, समुद्री धाराएं हैं, ये क्या करती है, जिन जिन एरिया के पास से होकर बहती है कॉन्टिनेंट के, तो वहाँ के क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। इन सभी की स्टडी हम जल विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट है मृदा भूगोल। तो इसके अंतर्गत क्या स्टडी करेंगे, जो मृदा के प्रकार आप देखते हो अलग अलग जगह पर अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पीली मिट्टी। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की मिट्टियों की स्टडी करेंगे, उनका विकास कैसे हुआ है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे वो डेवलपमेंट हुई है। अलग अलग प्रदेशों में जो अलग अलग पाई जाती हैं, तो प्रादेशिक वितरण का भी अध्ययन करेंगे हम कि कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। उत्पादकता स्तर का अध्ययन करेंगे कि कौन सी उपजाऊ है, कौन सी अनुपजाऊ है, तो इसकी स्टडी भी इसके अंतर्गत की जाती है। तो देखिए मिट्टियों का निर्माण किससे होता है, एक बार ये जान लेते हैं। तो मिट्टियों का निर्माण वहाँ की मूल चट्टानों से होता है, कि उस स्थान पर जो भी रॉक्स पाई जाएगी तो उसी से वहाँ की मिट्टियों का निर्माण होता है। जैसे जलवायु, जैविक प्रक्रियाओं और समयावधि, ये तीनों मिलकर ही उस मिट्टी के बनने को डिसाइड करते हैं। इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे महाराष्ट्र वगैरह का एरिया है, वहाँ पर आपको मोस्टली काली मिट्टी पाई जाती है, कपास उत्पादन के लिए प्रमुख है। तो उसके पीछे मेन रीज़न क्या है, क्योंकि जो महाराष्ट्र का एरिया है वहाँ पर आपके जो नीचे क्या है, ज्वालामुखी सैलें पाई जाती हैं। तो उस ज्वालामुखी सैलों का जब क्या हुआ, अपर्दन हुआ, टूट टूट के वो छोटे छोटे कणों में विभाजित हो गई, और उन्हीं कणों के मिलने से आपकी मिट्टियों का निर्माण होता है। तो ये सारे के सारे थे आपके भौतिक भूगोल की शाखाएं। तो हमारी जो 11th क्लास है, हम उसमें इन्हीं सभी के बारे में स्टडी करेंगे। एक आपका जीवमंडल और आएगा, उसकी स्टडी आगे करेंगे अभी। तो ये थी आपकी भौतिक भूगोल की शाखा। यहीं पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इसका ज्योग्राफी का, कि फिजिकल ज्योग्राफी, उसकी ब्रांचेज कंप्लीट होती हैं। तो आइए अब सेकंड स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। इसकी स्टडी हम करेंगे +2 क्लास में जाकर। जो +2 क्लास की फर्स्ट बुक आपकी मानव भूगोल के सिद्धांत, उसमें स्टडी की जाती है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी की। वैसे हमारी बुक में दिया नहीं गया इतना, लेकिन फिर भी जानते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी आकर होता क्या है। तो देखिए, तो भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर कि जब से हमारा ओरिजिन हुआ है और आज जो एट प्रेजेंट है, वर्तमान समय तक मनुष्य के प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, कि मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ कैसे क्रियाएं की हैं और कैसे अपना विकास किया है, कौन कौन से परिवर्तन किए हैं, अपने कार्य करने में क्या क्या चेंज लाया है। तो इन सभी की स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत की जाती है। कि जैसे आप देखते हो पहले क्या है, क्या करता था, जंगलों में रहता था, शिकार करता था, फल फ्रूट वगैरह वहाँ से इकट्ठा करके वो खाता था। उसके बाद धीरे धीरे क्या है, कृषि करना सीख गया, स्थानांतरित कृषि पे आ गया वो। धीरे धीरे क्या है, एक जगह पर रहने लगा वो, तो एक ही जगह पर अपनी कृषि करने लगा। धीरे धीरे वो कृषि और ज़्यादा डेवलपमेंट होती गई, कृषि के साथ पशुपालन भी करता गया। तो इन सभी की स्टडी किस में करेंगे हम, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत की जाती है। कोई भी इंडस्ट्री है वो कैसे डेवलपमेंट हुई है, इन सभी की स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी में करेंगे। तो और क्या स्टडी करेंगे, जो मानवीय घटनाओं के स्थानिक वितरण है, अलग अलग स्थानों पर अलग प्रकार की मानवीय घटनाएं हुई हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। उन घटनाओं के घटित होने के कारण क्या थे, विश्व के विभिन्न भागों में जो सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी, तो उन सभी की स्टडीज़ के अंतर्गत की जाती है। कि सामाजिक ही अलग अलग भागों में अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग धर्म वाले लोग पाए जाते हैं, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। आर्थिक भिन्नताएं कि कहीं पर प्राइमरी एक्टिविटी की जा रही है, कहीं पर सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरी है, उन सभी की स्टडी भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत करती हैं। तो इसकी मुख्यतः कितनी ब्रांच है, इसकी मुख्यतः 5 ब्रांच की स्टडी की जाती है। तो सबसे पहली है सोशल और कल्चर ज्योग्राफी, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल। सेकंड है आपकी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। थर्ड है आपकी पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या या जनांकी भूगोल। जो फोर्थ है आपकी वो है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल। और जो आपकी लास्ट है वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल। तो मानव भूगोल के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के बारे में। तो समाज और संस्कृति, कि हमारा समाज कैसे है और हमारी संस्कृति कैसी है। संस्कृति मतलब हमारा
आवास, भोजन, वस्त्र, कला, भाषा, धर्म इत्यादि। समाज मतलब ग्रामीण नगरीय जनसंख्या कैसे निवास करती है, क्या क्या सामाजिक विशेषताएं हमारी, इन सभी की स्टडीज़ के अंतर्गत की जाती है। तो देखिए देखते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानीय प्रादेशिक गतिशीलता, समाज के योगदान से निर्मित जो सांस्कृतिक तत्व हैं, आवास, भोजन, वस्त्रकला, कौशल, औजार, भाषा, धर्म इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक तत्व कौन कौन से हो गए? ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, अधिवास, सामाजिक विशेषताएं, क्रियाकलापों आदि का अध्ययन किया जाता है। तो कुछ भूगोलवेत्ता क्या करते हैं, इन दोनों को एक ही शाखा मानते हैं। सेकंड है आपकी आर्थिक भूगोल। तो मनुष्य की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसके अंतर्गत मनुष्य के क्रियाकलापों में जो भिन्नता कि काम करने में अलग अलग जो भिन्नता पाई जाती है, जैसे कोई तो कृषि कार्य कर रहा है, किसी ने उद्योग लगा रखा है आपका, तो ये क्या अलग अलग क्रियाएं हो गई ना, अलग अलग क्रियाकलाप हो गए। तो इन सभी की स्टडीज़ में की जाएंगी। इन क्रियाओं द्वारा वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें और क्या क्या स्टडी करेंगे, इसमें कृषि से संबंधित किन किन भागों में कृषि की जाती है, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इसकी स्टडी करेंगे। उद्योग धंधे, कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री है, कहीं पर देखोगे आप सूती वस्त्र उद्योग है, कहीं पर चीनी मिल है, कहीं पर आप देखोगे लोहा इस्पात उद्योग हैं। तो इन सभी की अलग अलग स्टडी की जाएंगी। पर्यटन, पर्यटन भी आज के नाम पर आपकी क्या है, एक इंडस्ट्री है, तो पर्यटन का अध्ययन करेंगे। व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गए, राष्ट्रीय व्यापार हो गए, प्रादेशिक व्यापार हो गए, इन सभी की स्टडीज़ के अंतर्गत करेंगे। परिवहन, परिवहन के साधन हो गए आपके, जैसे रेलवे हो गया, सड़क हो गया, आपका हवाई सेवा हो गई, इन सभी की, जैसे आपके जो रिवर रूट्स हो गए, उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। आधारभूत ढांचे तथा सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। सेवाओं में जैसे आप कह सकते हैं, जैसे टीचिंग वगैरह है आपकी, डॉक्टर वगैरह है, तो ये किस में है, ये सेवाओं में शामिल हो जाते हैं आपके, इनका अध्ययन किया जाता है। थर्ड है आपका जनसंख्या भूगोल। तो जनसंख्या, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या का वितरण, कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है, जन्म दर, कितने लोग जन्म लेते हैं, मृत्यु दर, कितने मर जाते हैं, जनसंख्या वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, कि पिछले साल की तुलना में लोगों की संख्या बढ़ी है या कम हुई है। प्रवास की स्टडी करेंगे कि अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, शहरों में कितनी जनसंख्या रह रही है, गाँव में कितनी रह रही है। प्रवास के कारण क्या है, कि कैसे क्या कारण है कि लोग गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं, उनकी व्यावसायिक संरचना क्या कार्य कर रही हैं। तो व्यावसायिक संरचना के आधार पर फिर क्या है, जो जनसंख्या उसको अलग अलग 3 पार्ट में बांटा जाएगा। आश्रित जनसंख्या हो गई, कार्यशील जनसंख्या, अवरीत जनसंख्या, तो इसमें 3 पार्ट, इन सभी की स्टडीज़ के अंतर्गत की जाती है। इसके अंतर्गत एक और शामिल किया जाता है अधिवास भूगोल। तो अधिवास मतलब कि हम कह सकते हैं जो हमारे आवास हैं, जो हम अपने मकान बनाते हैं, उनका अध्ययन भी अधिवास भूगोल में किया जाता है। कि गांव में किस तरह के मकान बनाए जाते हैं, आपके हाउसेज हैं, शहरों में किस तरह के मकान पाए जाते हैं, उनके कौन कौन से प्रतिरूप हैं। कोई नदी किनारे बसे हुए हैं, सड़क किनारे हैं, आपके बीच में कोई, जैसे कोई तालाब वगैरह के चारों ओर है। तो इस तरह के जो नगरीय प्रतिरूप हैं या ग्रामीण प्रतिरूपों की स्टडी भी हम अधिवास भूगोल या जनसंख्या भूगोल में करते हैं। नेक्स्ट है हमारी ऐतिहासिक भूगोल। इतिहास की समय के साथ हमने क्या क्या परिवर्तन किए, इन सभी की स्टडी इसमें की जाती है। तो मानव भूगोल के इस क्षेत्र में किसी भी प्रदेश के विभिन्न समयों में विकास का अध्ययन किया जाता है, कि मनुष्य ने समय के साथ कैसे अपना विकास किया है, वो सभी ऐतिहासिक भूगोल में स्टडी करते हैं। तो किसी भी देश के वर्तमान को समझने के लिए उस देश के भूतकाल का पता होना आवश्यक है, कि पुराने समय में हम क्या क्या करके यहाँ तक पहुँचे हैं, पहले हमने क्या गलतियाँ की, वो आज तक क्या है, ताकि आगे आने वाले समय में हम नहीं करें। तो इन सभी की स्टडी ऐतिहासिक भूगोल में की जाती है। तो समय के साथ होने वाले जो परिवर्तन है, उनका अध्ययन भी ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक भूगोल। तो राजनीति हो गई, तो जैसे स्थानीय प्रशासन, किसी भी प्रदेश के लिए कोई प्लान बनाना है, प्रादेशिक नियोजन का अध्ययन करेंगे। एक देश के दूसरे देश के साथ संबंधों का अध्ययन करेंगे। सीमा विवाद का अध्ययन किया जाता है। जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं, उन सभी की स्टडी हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो ये थे आपके जो ह्यूमन ज्योग्राफी और उसके सब ब्रांचेज आपकी। तो कौन कौन सी स्टडी की है हमने इसमें,
सोशल कल्चर ज्योग्राफी होगी, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी हो गई, आर्थिक भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गई, जनसंख्या भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हो गई, ऐतिहासिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गई आपकी राजनीतिक भूगोल। तो यहीं तक इनकी स्टडी की जाती है। तो अब जब ये दोनों मिल जाते हैं आपकी, कौन कौन सी, तो एक तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, तो इन दोनों के मिलने के स्वरूप ही एक नए स्फीयर का ओरिजिन होता है, तो वो क्या कहलाता है, जीव भूगोल। तो अब आगे स्टडी करेंगे कि जीव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती हैं, कि मनुष्य और जो भौतिक भूगोल है, जो फिजिकल ज्योग्राफी है और जो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इन दोनों का जब इंटरफेस होता है, इंटरेक्शन होता है, तो उसी से आपकी जो भूगोल की एक नई शाखा का निर्माण होता है, वो कहलाती है जीव भूगोल। तो जीव भूगोल के बारे में क्या क्या स्टडी किया जाता है, आइए अब इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जीव भूगोल, तो इसमें क्या, जो पशु हैं उनके निवास क्षेत्र, उनका स्थानिक स्वरूप, उनकी भौगोलिक विशेषताओं की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आपकी वनस्पति भूगोल, तो इसमें क्या, जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों में, उसके निवास क्षेत्र की, मतलब वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, क्या क्या क्लाइमेट कंडीशन वगैरह होती है वहाँ की, तो इन सभी की स्टडी इसके अंतर्गत की जाती है। थर्ड है आपका पारिस्थितिक विज्ञान, तो पारिस्थितिक विज्ञान, इसमें जो अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं आपकी, जीव जंतु पेड़ पौधों की जो सभी प्रजातियां हैं आपकी, तो उनका निवास स्थान कहाँ है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है कि वो वहीं पर क्यों पाई जाती है, किसी और एरिया और रीजन और क्लाइमेट में क्यों नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आपकी पर्यावरण भूगोल, तो जो हमारा पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसकी स्टडी इसके अंतर्गत की जाती हैं। इसके अंतर्गत ही हम जैसे पर्यावरणीय समस्याएं हैं हमारी, कह सकते हैं जैसे प्रदूषण हो गया, भूमि का ह्रास हो रहा है आपका, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है आपका, जैसे कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, इन सभी की जो चिंता आदि का अनुभव किया जाता है और इन्हीं के अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ है। तो ये तो आपकी एक और ब्रांच बायो ज्योग्राफी। तो ये थी आपकी जो सिस्टमैटिक अप्रोच थी, जो आपका क्रमबद्ध उपागम था, उसके आधार पर भूगोल को अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड किया गया था। तो मेनली हम क्या है, इन्हीं की स्टडी करते हैं। तो दूसरा हम प्रादेशिक उपागम के बारे में वैसे जान लेते हैं। तो उसके आधार पर कौन कौन सी शाखाएं बनाई गई हैं, पहले तो प्रदेशों में विभाजित किया गया, बृहत, मध्यम और लघु स्तरीय प्रादेशिक अध्ययन, कि पहले सबसे बड़े प्रदेश का अध्ययन करेंगे, फिर उससे छोटे का, फिर उससे छोटे का, तो इस तरह की स्टडी की जाती है। दूसरा पार्ट था उसका ग्रामीण इलाका नियोजन, शहर और नगर नियोजन, कि पहले ग्रामीण इलाकों की स्टडी की जाती है उसमें, फिर जो शहरों का निर्माण, उनका विकास कैसे होता है, वहाँ पर योजनाएं कैसे लागू की जाती हैं, इन सभी की स्टडी की जाती हैं। उसके बाद थर्ड था उसमें प्रादेशिक विकास, की किसी भी देश का विकास कैसे हुआ, इस सभी की स्टडी उसमें की जाती है। तो इस तरह से प्रादेशिक उपागम में इन सभी की स्टडी की जाती है आपकी। तो आइए अब जानते हैं इसका लास्ट टॉपिक है आपका जो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल है, इसका महत्व क्या है, कि आने वाले समय में जो फिजिकल ज्योग्राफी का महत्व क्या है। देखिए, हम कह सकते हैं कि भूगोल में जो फिजिकल ज्योग्राफी ही है, यही भूगोल को जड़ प्रदान करती है, इसी से पूरी की पूरी भूगोल की आपकी उत्पत्ति होती है। तो हमने जितने भी हमारे चारों स्फीयर पढ़े थे, तो उसके बाद जो भौतिक भूगोल की जितनी भी ब्रांचेज पढ़ी थी, तो उनमें हमने जो भी स्टडी किया है, उन सब का हमारे लिए क्या महत्व है। तो सबसे पहले जानते हैं, जैसे भूआकृतियाँ थी आपकी, तो कौन कौन सी भूआकृतियाँ पढ़ी थी, मैदान, पठार, पर्वत, इनके बारे में जानते हैं। तो भूआकृतियाँ क्या है, भूआकृतियाँ एक आधार प्रस्तुत करती है जिस पर मानव अपनी क्रियाएं संपन्न होती देखता है। तो अब देखते हैं, जैसे मैदानों के बारे में, मैदानों का प्रयोग आप किस लिए करते हो, मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, आप रहने के लिए अपना जैसे मकान बनाते हो, तो इन सभी की स्टडी आपका इसीलिए, क्योंकि आप अपने यूज़ में ले रहे हो, इसीलिए इसका महत्व है आपके लिए। उसके बाद जैसे पठार हो गए, तो पठारों का क्या प्रयोग किया जाता है, पठारों जो है आपके वन और खनिज संपदा विकसित की जाती है, कि जो मेनली आपके जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, वो आपके पठारी भागों से ही प्राप्त किए जाते हैं, तो इसीलिए इसका महत्व है।
तीसरा हो गया आपका जैसे पर्वत हो गए, तो पर्वत किस किस लिए, पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी हमारी सदा नीरा की 12 के 12 महीने बहने वाली नदियां हैं, उनमें पानी कहाँ से आता है, पर्वतों से आता है। उसी के सहारे हमारा जीवन चलता है, हम कृषि कार्य करते हैं, खेतों में फसल उगाते हैं। नेक्स्ट, जो चरागाहों कि बड़े बड़े घास के मैदानों का विकास भी उनके ऊपर होता है। वन पाए जाते हैं, उनके ऊपर ही आपके पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। जैसे आप भारत के देखोगे मोस्टली लोग जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह जाते हैं, क्यों जाते हैं, जैसे उत्तराखंड जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो पर्यटन स्थलों का विकास भी हुआ है हमारा। तो मुख्यतः नदियों के स्रोत भी क्या है, तो आपके पर्वत ही हैं वो सारे के सारे, इसलिए इस जो आपके ये क्या है, भौतिक भूगोल का महत्व है। उसके बाद जलवायु की स्टडी की थी, तो जलवायु क्या करती है, हमारे घरों के प्रकारों को प्रभावित करती है। वस्त्र कैसे डालेंगे हम, गर्मी में कैसे डालेंगे, सर्दी में कैसे डालेंगे, भोजन गर्मी में क्या खाओगे, सर्दी में क्या खाओगे, सीज़न के अकॉर्डिंग अलग अलग जो भोजन करते हैं, तो इन सभी को भी जलवायु प्रभावित करती है। तो जलवायु का जैसे वनस्पति हो गई, पशुपालन, उद्योग, इन सभी पर भी प्रभाव देखने को मिलता है आपका, कि जैसे आप देखते हो कि एक मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, नए आ जाते हैं, फसलें भी आपकी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही उगाई जाती हैं, गर्मियों की अलग फसलें मिलेंगी, सर्दियों की अलग फसलें हैं आपकी। तो मनुष्य ने क्या किया है कि कई ऐसी तकनीकें भी विकसित कर ली हैं जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को परिवर्तित कर सकती है। जैसे आप घर में एसी लगाते हो, तो वो क्या है, सीमित एरिया में क्या है, आप जलवायु को परिवर्तित कर सकते हो। नेक्स्ट, आपका तापमान और वर्षा कैसे प्रभावित करती है हमें, जैसे वनों का घनत्व हो गया, घास प्रदेशों की गुणवत्ता, ये सारे के सारे कौन निर्धारित करता है, तापमान और वर्षा। अगर वर्षा ज़्यादा होगी तो वर्षा ज़्यादा होने की वजह से क्या है, पानी ज़्यादा मिलेगा, पेड़ पौधे ज़्यादा उगेंगे। अगर वर्षा कम होगी और तापमान ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर वो मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा, टेम्परेचर उस एरिया का ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका। नेक्स्ट है, हम इसी के अंतर्गत समुद्रों का अध्ययन करते हैं। तो समुद्र क्या है, संसाधनों के भंडार हैं हमारे, कि विश्व की आधी से ज़्यादा जो जनसंख्या है उसका भोजन के लिए जो मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं हम, समुद्रों पर आधारित है आपका। मछली अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिज भी पाए जाते हैं यहाँ पर। जैसे भारत ने समुद्री तल से मैग्नीज पिंड न्योडुल्स एकत्रित करने की एक तकनीक विकसित कर ली है, तो इसलिए भी आप भौतिक भूगोल का हमारे जीवन में महत्व है। नेक्स्ट है आपकी जैसे मिट्टी है, मृदा है, तो मृदा क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। जैसे हमारी मुख्य आर्थिक क्रिया कौन सी है, कृषि है, उसको प्रभावित कर रहा है। तो मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित होती है और संस्कृति से प्रेरित होती है। तो मिट्टी में क्या क्या उगाए जाते हैं, पेड़ पौधों के लिए, पशुओं, सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल है जो उसको आधार प्रदान करती हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल का हमारे जीवन में विशेष महत्व रहता है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, यहीं पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू।